Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you all to my YouTube channel. And today's topic of discussion is inspection, search, seizure and arrest. इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट एकदम मस्त टॉपिक है। एकदम मजा आ जाएगा आपको, सच में कह रहा हूं मैं। आप लोग इस टॉपिक को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज का लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है, बेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट इसका डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि अरेस्ट कर सकते हैं पर इम्प्रिजन नहीं कर सकते, या इम्प्रिजन कर सकते हैं पर अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों, कब, कैसे, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, एंड आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या सेफगार्ड्स एंड क्या प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं while conducting search, while conducting inspection, while calling for a summon and each and everything. ओके, यहाँ तक कि हम रीजन टू बिलीव का मतलब भी समझेंगे। ओके, मतलब ये आप लोग को यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन डेप्थ रिविजन, बट जब आप इसको एंड तक देखेंगे, इट इज माई 100% गारंटी टू यू कि आपको ये इन डेप्थ रिविजन तो क्या, आपको ये फुल लेक्चर जैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लॉजिक डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पर, एंड इतने सारे माइन्यूट पॉइंट्स पे चर्चा करता हूँ जिसके कारण आपका दिमाग जो है वो मल्टी डायमेंशनल तरीके में सोचना शुरू करे। ओके, so please watch this lecture till end, and I know that, and I assure you that it will be a total different experience for you. Okay, एकदम मजा आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। अब जो प्रोविजंस मैं कह रहा हूँ वो लिखे गए हैं सेक्शन नंबर 68 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 तक। सेक्शन नंबर 60 67 से रेदर, सेक्शन नंबर 67 से 72। पर उसमें का जो सेक्शन नंबर 68 है, that we have already covered while studying e-way bill। ठीक है, सेक्शन 68 इज रिलेटेड टू ई-वे बिल। सो ई-वे बिल के टाइम पर हमने ऑलरेडी वो सेक्शन 68 कर लिया है। तो अभी हमें क्या लिखना है, 67, 69, 70, 71 एंड 72 तो एकदम छोटा सा है, वो देखेंगे। 73 से डिमांड रिकवरी स्टार्ट होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडा पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का क्या मीनिंग है पहले वो समझते हैं। इंस्पेक्शन पहली बात तो एक छोटा सा वर्ड है, एक सॉफ्टवेयर प्रोविजन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ऑफिसर को आपके प्रीमाइस पर आकर के एक्सेस करने मिलता है। ठीक है, वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चाहे तो देख सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑफिसर के पास ठोस सबूत नहीं है कि आपने चोरी की है, आपने कुछ छुपाया है, आपने कुछ कंसील किया है, ऐसा नहीं है। ओके, देयर इज नथिंग विथ ऑफिसर, प्रूफ नहीं है उसके पास। ओके, हाउएवर वो इंस्पेक्शन भी तभी कर सकता है जब उसके पास रीजन टू बिलीव है। मतलब एक 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 क्या कह सकते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके पास, लेकिन वो ठोस सबूत नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, मतलब वो सॉफ्टवेयर वर्ड है। ओके, सीजर एंड सर्च। पहले सर्च का मतलब बताता हूँ। सर्च क्या होता है, सर्च मतलब कि ढूंढना, ऐसी चीज को ढूंढना जो सच में छुपाई गई है आपसे। मान लो कि आप टैक्सेबल सप्लाईज ही करते हो, पर जानबूझ के आपने बोला है कि आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो ताकि आपको टैक्स पे करना कम करना है। ओके, मतलब यहाँ पर आपने कुछ चीज छुपाया। ओके, आपने कहा कि सर मैंने ये सेल ही नहीं किया, बट वो लोग आपके प्रेमाइस पर आकर के ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि वो डॉक्यूमेंट कुछ मिल रहा है क्या, कुछ तो डॉक्यूमेंट मिले, कुछ भी सिंगल डॉक्यूमेंट भी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, उसे हम कहते हैं सर्च। ठीक है, सर्च इज अ हार्डर वर्ड, मतलब बहुत संगीन वर्ड है वो। ओके, सर्च को हम कॉमन पॉपुलर लैंग्वेज में रेड भी कहते हैं। ओके, आपने हर्षद मेहता का जो स्कैम आया था अभी बीच में, स्कैम 1992, आपने देखा होगा अगर, तो आपको मालूम होगा कि जो रजत करके जो नाम है वो एक्टर का, वो आए थे हर्षद मेहता के घर पे। ओके, आते ही उन्होंने क्या किया, सब टेलीफोन लाइंस काट दी। ओके, देन क्या किया, उनसे सवाल जवाब किए एंड सारे के सारे ऑफिशियल्स ढूंढना शुरू हो गए। ओके, घर पे पीओपी के अंदर ढूंढेंगे आपने, और एक अक्षय कुमार की शायद पिक्चर थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक पिक्चर थी, उसमें भी वो सब रेड का सीन्स दिखाया है। ओके, उसमें फाइनली निकलता है कि पिलर में से पैसे निकले। ओके, मतलब इतना छुपाया था।
वो दादी माँ करके थी, वो उन्होंने वो बोल देते हैं, याद है क्या? मैंने मतलब देखा हुआ लग रहा है, बहुत बहुत पहले देखा हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, मतलब कभी रिलीज हुई थी यार, वॉट एवर इट इज। सो बेसिकली सर्च का मतलब समझ में आया आपको? सर्च मतलब टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, ठीक है। सर्च इज अ मोर हार्डर वर्ड, इंस्पेक्शन इज अ सॉफ्टर वर्ड। सीजर, सीजर का क्या मतलब होता है? सीजर मतलब आपके पास से फोर्सिबली, वर्ड्स पे ध्यान देना, फोर्सिबली, जबरन, जबरदस्ती कुछ चीज का पोजीशन लेकर के जाना। ऑफिसर आपके यहाँ पर आएगा, उसको लगता है कि ये गुड्स ऑफेंसिव है, ये गुड्स सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये इसका इसका सीजर कर देगा। सीजर मतलब वो लेकर के चला जाएगा, ठीक है। सो टेकिंग अवे पोजीशन, पोजीशन ऑफ द गुड्स फोर्सिबली इज कॉल्ड एज सीजर। ओके। अगर फोर्सिबली नहीं है, फोर्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना ही चाहिए। अगर ये फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट मिसिंग है, देन इट कैनॉट बी कॉल्ड एज सीजर। देयर आर मेनी केस लॉज गवर्निंग दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, हम केस लॉज में डिस्कशन नहीं करेंगे। देन सीजर के साथ और एक वर्ड पढ़ा जाता है जिसे हम कहते हैं डिटेंशन, जिसे हम कहते हैं डिटेंशन। डिटेंशन मतलब कि ऐसे गुड्स जो काफी ज्यादा भारी है, भारी भरकम मशीनरी हो गई। ओके, अब ऑफिसर अपने साथ लेके तो नहीं जा सकता, क्लियर है? इतनी बड़ी मशीन लेके कैसे जाएगा? और लेकर के जाके क्या जीएसटी ऑफिस में कुछ बनाना है क्या उधर? नहीं। तो यहाँ पर वो मशीनरी वगैरह जो होती हैं, उनका क्या करते हैं, उसको डिटेंशन कर देते हैं। डिटेंशन मतलब, ध्यान ध्यान देना, डिटेंशन का मतलब होता है डिनायल ऑफ एक्सेस। ये सारे वर्ड्स को आप लोग लिख लो कहीं पर, ठीक है। डिनायल में, डिनायल ऑफ एक्सेस मींस डिटेंशन। आप उस मशीनरी को हाथ नहीं लगा सकते जब तक डिटेंशन ऑर्डर इस मशीनरी के ऊपर बना हुआ है। जब आप प्रूव कर देते हो कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं सब सही है, सब टैक्सेस प्रॉपरली पे हुआ है, देन वो डिटेंशन जो है वो ऑर्डर को विदड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो जब तक ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा हुआ है इस पर्टिकुलर मशीनरी पर, तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके। देन और यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखेंगे? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च। सर्च के टाइम पर क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, एंड मेनी मोर। ओके। और क्या देखेंगे हम सर यहाँ पर? हम यहाँ पर देखेंगे अरेस्ट के प्रोविजंस। अरेस्ट कब कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। अरेस्ट में भी दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल। उसका मीनिंग भी मैं समझाऊंगा आपको। ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डेल्ट इन डिटेल एज मच एज पॉसिबल। ओके। आपका टाइम लूंगा मैं, एक आध घंटा भी चला जाए पता नहीं, अभी मेरे को नहीं पता मैं कितना डीप में जाऊंगा। ओके। तो लगभग एक एक सवा घंटा जाएगा, पर आपका जो डिस्कशन होगा ये, इट वुड बी वर्थ इट। आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। माई मेन पर्पज इज नॉट एग्जाम, इज टू मेक यू कैपेबल, ठीक है। अगर आप कैपेबल बन जाओगे, आप अपने आप एग्जाम दे दोगे, ठीक है। टीचर्स तो सिर्फ सिखाते हैं, बट स्टूडेंट इज द पर्सन हु रीड्स इट थरोली। मेरे से ज्यादा बार चार्ट्स मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे, ये मेरी गारंटी। ओके। सो यू आर द असेट फॉर मी, तो मुझे इस असेट को और भी निखारना है। दिस इज माई मोटिव। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, अभी भाषण बाद में। ओके। इंस्पेक्शन प्रोविजंस, अभी में हम सेक्शन 67 में आ चुके हैं। सेक्शन 67 की बातें करेंगे। सेक्शन 67 सबसेक्शन 1। ओके, सेक्शन 67 सबसेक्शन 1। इंस्पेक्शन, व्हाट इज इंस्पेक्शन? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोविजन देन सर्च to enable officer to access any place of business of a taxable person and also any place of business of a person engaged in transporting, क्या हो गया ये? ओके। अब इंस्पेक्शन में वो ऑफिसर जो है वो किसका प्रेमाइस एक्सेस कर सकता है? किसका प्रीमाइस एक्सेस कर सकता है? टैक्सेबल पर्सन का। ओके। अब यहाँ पर ना, जब मैंने टैक्सेबल पर्सन लिख दिया, तो एक चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का ही इंस्पेक्शन हो सकता है ऐसा नहीं है। अगर आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की लायबिलिटी है, ओके, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सो एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 107 यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 9 कहता है कि टैक्स हैज टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। सो हर वो टैक्सेबल पर्सन
जो भी टैक्सेबल पर्सन है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 उसके यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ओके, एंड ऑल्सो एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और हु इज द ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन। मतलब ट्रांसपोर्टर का लोकेशन एंड जो वेयर हाउस ऑपरेटर है उसका लोकेशन भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इंस्पेक्ट करना मतलब कि उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाना, एक्सेस करना। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अ प्रॉपर ऑफिसर, अ प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर मतलब जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले लेवल क्या कर सकते हैं, ऑथोराइजेशन दे सकते हैं टू एनी ऑफिसर टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जॉइंट कमिश्नर का क्या अथॉरिटी है पहले वो समझो। सबसे नीचे कौन आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स। ओके, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उसके ऊपर कौन, चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उसके ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। सो दिस इज द बेसिक हेरारकी। ओके, अब ये जो हेरारकी है इसमें जॉइंट कमिश्नर का पोजीशन क्या था, कहना से डेप्यूटी, एक सेकंड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सुपरिटेंडेंट, ओके, देन असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ओके, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, फिर आएगा चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली द हायरार्की। अब यहाँ पर कहते हैं कि नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर मतलब इन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी ऑफिसर को कह सकते कि जाओ इंस्पेक्ट करो, नहीं। ऑथोराइजेशन मतलब परमिशन, परमिशन किसकी होनी चाहिए, जॉइंट कमिश्नर या उनके ऊपर वाले लेवल की, कि भाई आप जा सकते हो इंस्पेक्शन करने। तो जब भी आपके यहाँ पर कोई ऑफिसर आते हैं इंस्पेक्ट करने को, तब आपको क्या चेक करना है, व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक whether they are having appropriate authorization or not, whether they are having appropriate authorization or not, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। ओके, अब सिर्फ ऑथोराइजेशन होना जरूरी नहीं है, ऑथोराइजेशन तो होना ही चाहिए, बट साथ में रीजन टू बिलीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव क्या होता है पहले वो समझते हैं। यहां पर सामने आपके लिखा हुआ है, रीजन टू बिलीव इज टू हैव knowledge of facts which although amounting to direct knowledge, not amounting to direct knowledge, would cause a reasonable person knowing the same facts to reasonably conclude the same thing. As per section 26 of IPC 1860, a person is said to have reason to believe if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. Okay, reason to believe का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा चीज जो आपके नॉलेज में है, आपको मालूम है, ठीक है, आपको मालूम है, आपके पास उसका फैक्ट्स भी है। फैक्ट्स मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लो किसी पर्सन ने गुड्स सेल किया आपको, उसने अपने 1 में दिखाया, आपके 2 में दिख रहा है, ठीक है, बट आप लोग क्लेम करते हो कि वो मैंने गुड्स बेचा ही नहीं है एंड आपके स्टॉक में भी नहीं है, तो ये गुड्स गए कहाँ, अगर लॉस्ट हो गए तो आईटीसी रिवर्स करो, आपने आईटीसी भी रिवर्स नहीं किया, गुड्स बेचे भी नहीं, स्टॉक में भी नहीं है एंड आपके 2 में दिख रहा है। सो अगर 2 एंड 1 का जो मैचिंग हुआ एंड आपके जीएसटीआर 1 से मैच किया उसने, तो उसको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास रीजन टू बिलीव, मैं मतलब ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है। क्या रीजन टू बिलीव है, जो आपने परचेस किया आपको या तो सेल करना है या तो आपके स्टॉक में होने चाहिए। ठीक है, अब ये रीजन टू बिलीव कैसे आया, क्योंकि सामने वाले ने उसके सेल में दिखाया इतने गुड्स सेल हुए। ओके, अब यहाँ पर इसको हम कहते हैं रीजन टू बिलीव। सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम सही हो, ठीक है, पर एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए। समझ में आया? अभी ना यहाँ पर एक चीज समझना, रीजन टू बिलीव एंड रीजन टू सस्पेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। रीजन टू बिलीव इज मच मोर वाइडर टर्म देन रीजन टू सस्पेक्ट। रीजन टू सस्पेक्ट मतलब कि उसको मालूम ही है, उसको ना आपके ऊपर डाउट है, सस्पिशन है,
अब रीजन टू बिलीव में जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर डाउट ही है, कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथोराइजेशन में रीजन टू बिलीव होना जरूरी नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट बाय ऑफिसर टू पुट दैट रीजन टू बिलीव इन द ऑथोराइजेशन। किसको भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, रीजन टू बिलीव आपके पास ही रखो। इनकम टैक्स में भी ऐसा है, याद है सेक्शन नंबर 147 जो कहता है रीजन टू बिलीव कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फाइलिंग रिटर्न्स, जीके एंड ड्राइव शॉफ्ट्स। ठीक है, ये केस लॉ था इनकम टैक्स में, मुझे याद है। तो ये केस लॉ की मदद से वो लोग कहते हैं कि भाई रीजन टू बिलीव मिलना चाहिए, पर रीजन टू बिलीव मिलेगा लेकिन रिटर्न फाइलिंग के बाद। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रीजन टू बिलीव आपको नहीं देना है तो नहीं देगा वो, कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो वापस जाते हैं पीछे। तो रीजन टू बिलीव का मतलब समझ में आया। अब रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए पहले वो समझो, किस किस चीजों के लिए रीजन टू बिलीव होना चाहिए। सबसे पहला चीज, टैक्सेबल पर्सन ने किसी ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया है। मैंने जैसे आप लोग को बताया सेल का ट्रांजैक्शन उसने छुपाया होगा, तो उसे हम कहते हैं सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टॉक, मैंने अभी बताया आपको स्टॉक में होना चाहिए, अपना स्टॉक कम दिखाया। ठीक है, स्टॉक दिखाना चाहिए आपको। अभी स्टॉक कैसे दिखाते हैं, है क्या कोई प्रोविजन स्टॉक दिखाने का? आंसर इस कोई प्रोविजन नहीं है स्टॉक दिखाने का। पर जब आप परचेस करते हो, ठीक है, एंड उसके बाद आप सेल करते हो, तो सेल का आप क्या करते हो, HSN कोड डालते हो टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR 1 में। तो वहां से पता चलता है कि भाई आपने इतना इतना सेल किया। तो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो अंदाजा लगा सकता है कि आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए। अगर उतना स्टॉक आपके पास नहीं है, देन वो कह सकता है कि आपने इसको कैश में सेल किया होगा एंड जरूर आपने टैक्स का चोरी किया है। ओके, नेक्स्ट, क्लेम्ड एक्सेस क्रेडिट, ज्यादा क्रेडिट ले लिया। ठीक है, कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट with an intent to evade tax। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐसे ही ना अपन इसको फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं पढ़ लेंगे इसको, इंटेंट टू इवेट टैक्स। इंटेंट टू इवेट टैक्स पढ़ने के बाद रुकना है आपको, ध्यान से सुनना। मेंस रिया मालूम है आपको, मेंस रिया? ओके, मेंस रिया मतलब अ गिल्टी माइंड। अब गिल्टी माइंड प्रूव करने का काम किसका है? डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना है कि आपने ये सारी चीजें छुपाई हैं विद अ इंटेंट टू इवेट टैक्स। इफ डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू प्रूव दैट कि आपने विद इंटेंट टू इवेट टैक्स आपने इसको ये सब किया हुआ है, देन ही कैन नॉट डू इंस्पेक्शन। वो इंस्पेक्शन के लिए आ भी नहीं सकता। ओके, समझ में आ रही है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं। इंटेंशन टू इवेट टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटेंशन प्रूव करना काम किसका है? मेरा नहीं है, काम गवर्नमेंट का है। जो ऑफिसर आ रहे हैं उनको पूरा पढ़ के आना पड़ेगा कि टैक्स कैसे इवेट हो रहा है। ठीक है, इंटेंशन मेरा आप लोग समझो पहले। अब ऐसा कभी कभी कई बार हो गया कि मान लो कि हर महीना मेरा क्रेडिट था 1 लाख रुपया, रफली रफली 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 40, पर अगले महीने गलती से मैंने एक जीरो ज्यादा डाल दिया, 1 करोड़ हो गया वो। एंड अगली बार ही मैंने उसको रिवर्स भी कर दिया, मैंने रिवर्स भी कर दिया। अब यहाँ पर क्या मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इंटेंशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स है या नहीं? देखो, गलती हुई है, एवरी मिस्टेक कैनॉट बी कंस्ट्रूड एज डन फॉर इवेजन। हर वो मिस्टेक इवेजन के लिए नहीं है। एक जीरो ज्यादा हो गया, इट इज अ क्लेरिकल एरर, but not with the intent of evading tax because the assessee has reversed it in the next particular moment। ठीक है, समझ में आई बात? So there is a burden lying on the shoulder of officer to prove that you have evaded tax। आपने इंटेंशन, आपका इवेजन ऑफ टैक्स है, वो उसको प्रूव करना है, आपको नहीं। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो उसको वापस भेज देने का, बोलने का पहले आप लेके आओ ठोस सबूत, बाद में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट, और क्या रीजन टू बिलीव होना चाहिए? रीजन टू बिलीव दैट any person engaged in transportation or an operator of warehouse or any other place is keeping the goods which have escaped the payment of tax or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable। मतलब ट्रांसपोर्टर ने
जानबूझ के छुपाया है, ऐसे गुड्स को छुपाया जिसका टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ। ओके, मतलब मान लो कि बहुत सारे कुछ मशीनरीज जा रही है। ओके, ध्यान से सुनना, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम लोग को मजा आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक एसएससी के केस में उसका बिजनेस था स्टील्स का। स्टील, स्टेल नहीं, स्टील। किसका बिजनेस था? स्टील का। अब स्टील का बिजनेस में क्या होता है, बर्तन होता है, ठीक है, कुकर। अब कुकर कैसे दिखता है? ये उसका ढक्कन है। ओके, ये उसका बॉडी है। अरे वाह, क्या कुकर बनाया मैंने। हाँ, एकदम ऐसे ही दिखता है। ओके, अब ये कुकर के अंदर ना कुछ ऐसे गुड्स रखे हुए हैं जो जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ, जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ। अब यहाँ पर समझ के लो ये डायमंड्स है, एग्जाम्पल। ओके, ये डायमंड्स है। अब ये कुकर में जितने डायमंड्स आएंगे ना, ये कुकर से ज्यादा वैल्यू के तो डायमंड्स ही है। मैं तो कहूँ पूरे ट्रक में जितना भी गुड्स होगा उन सबके वैल्यू से ज्यादा डायमंड्स ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टर ऐसे गुड्स रख रहा है जो टैक्स का पेमेंट एस्केप हुआ। देखो, ये वेयरहाउस कीपर के लिए भी एप्लीकेबल है। वेयरहाउस में भी अगर ये कुकर स्टोर्ड है, कुकर के अंदर गुड्स है, तो उसको भी हम कहेंगे कि गुड्स एस्केपिंग टैक्स उसने रखे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऐसे गुड्स कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऐसे गुड्स कर रहा है, उसके अंदर डायमंड रखे हुए हैं, चोरी वाले। सो हियर दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफेंस, ठीक है, ये एक ऑफेंस है। अब यहाँ पर सेक्शन 129 एंड 130 ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंस। बट यहाँ पर अगर जो ट्रांसपोर्टर है, पर्सन इंचार्ज, वो अगर कहता है कि भाई मुझे तो मालूम था कि कुकर है, अभी अंदर खोल के मैं थोड़ी देखूंगा, सो मुझे नहीं मालूम था, प्लीज सच्ची मुझे छोड़ दो, तो यहाँ पर कन्वेंस छोड़ा जाएगा, पर गुड्स नहीं छोड़े जाएंगे। यहाँ पर आपको फाइन एंड रिडेम्पशन फाइन एंड जो भी है वो सब अपन देखेंगे बाद में, वो सब पे करना पड़ता है। ओके, तो समझ में आया बात? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। एक बार ब्रीफ कर लेता हूँ। जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लेवल का ऑथोराइजेशन होना चाहिए। ऑफिसर जो भी आ रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। ओके, क्या रीजन टू बिलीव होना चाहिए? कि आपने कोई ट्रांजेक्शन को सप्रेस किया है, ओके, कोई स्टॉक का इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है, क्रेडिट ज्यादा क्लेम किया है, या फिर कोई प्रोविजन लॉ का कॉन्ट्राविन किया है विथ एन इंटेंट टू इवेट टैक्स। ओके, एंड अगर ट्रांसपोर्टर हो, वेयर हाउस कीपर हो आप, ओके, देन इन दैट केस आपने अगर देन अगर आपने कुछ ऐसे गुड्स रखे हैं जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है, या तो फिर ऐसे अकाउंट्स या फिर ऐसे गुड्स रखे हैं इन सच अ मैनर विच इज लाइकली टू कॉज टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स इवेजन हो सकता है, ऐसे गुड्स आपने रखे हैं, देन आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। ठीक है, हियर वी कंप्लीट विथ इंस्पेक्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर, आई होप मजा आ रहा है आप लोग को। ठीक है, चलो, सर्च एंड सीजर। सर्च इन प्लेन लैंग्वेज मीन्स फाइंडिंग समथिंग कंसील्ड, ये मैंने ऑलरेडी बताया। वेयर सीजर मीन्स टेकिंग द पोजेशन और द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फोर्सिबली, ये मैंने बताया आपको। फोर्सिबली का मीनिंग समझ में आया? अंडर लीगल प्रोसेस, ऐसे ही लेके नहीं जा सकता, लीगल प्रोसेस होता है उस चीज का। ठीक है, अ प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, not below rank of joint commissioner may issue an authorization to any other officer subordinate to him or he may himself to conduct search and seize any goods। मतलब यहाँ पर भी सेम, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर। देखो, जॉइंट कमिश्नर भी कर सकता है, क्यों? क्यों? क्योंकि नॉट बिलो रैंक ऑफ जेसी लिखा है, मतलब जेसी के नीचे वाले लोग ऑथोराइजेशन नहीं दे सकते, पर जेसी या उसके ऊपर के लोग ऑथोराइजेशन दे सकते हैं टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर बाय एनी एनी अथॉरिटी। मतलब जो नीचे वाली अथॉरिटीज है ना, वो लोग भी कर सकती हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर। क्लियर? जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लोगों का परमिशन होना चाहिए, तो नीचे वाले लोग कर सकते हैं सर्च एंड सीजर। ओके, अब सर्च कब हो सकता है? व्हेन अ ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट। अब यहाँ पर सर्च का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च मीन्स फाइंडिंग समथिंग कंसील, इंस्पेक्शन मतलब सॉफ्टवेयर प्रोविजन था। ठीक है, सिर्फ आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, बस। यहाँ पर ध्यान देना, रीजन टू बिलीव दैट गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन आर सीक्रेटेड। आपने गुड्स को छुपाया है, जानबूझ के आपने उसको सीक्रेट कर दिया। सीक्रेट मतलब छुपा देना। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स लायबल टू बी सीज्ड आर सीक्रेटेड। मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट छुपा दी,
मान लो कि आप लोग ना एक कच्चा चिट्ठा मेंटेन करते हो जिसमें आप लिखते हैं कि भाई ये इन लोगों को मैंने कैश सेल्स किया। ओके, अब जानबूझ के आप लोग ना इस कच्चे चिट्ठे को फाड़ देते हो, छुपा देते हो, या फिर कहीं पर साइड पे दबा के रख देते हो। देन आपके यहाँ पर सर्च किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, जो चीज छुपाई है उसको ढूंढना, उसको हम कहते हैं सर्च, लपा छुपी। ओके, सॉरी टू यूज वेरी प्लेन लैंग्वेज। मतलब कि आपने कुछ चीज छुपाया, यहाँ पर आके वो ढूंढने वाले, तो उसको हम कहेंगे सर्च। सीज्ड बुक्स, अब ध्यान देना, अगर आपके यहाँ पर वो लोग आते हैं एंड उनको लगता है कि ये गुड्स कॉन्फिस्केटेड करने चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, इसका सीजर करेंगे। सीजर मतलब लेके चले जाएंगे फोर्सिबली। क्या क्या लेके जा सकते हैं? गुड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। गुड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है वो भी लेके जा सकते हैं, जैसे टैली का डेटा। टैली का डेटा इन द सेंस, वो जो भी आपके पास एक्सेल शीट होगी उसको लेके जा सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा टैली का उठा के नहीं लेके जा सकते, इसके ऊपर केस लॉज है। सेल रजिस्टर लेके जा सकते हैं, टैली पूरा का पूरा नहीं लेके जा सकते। देयर आर मेनी केस लॉस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट फ्रॉम एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स regimes. Okay. Seized books of accounts, documents shall be returned within 30 days of issue of order only if not relied upon. Only if not relied upon मतलब उसने, समझो मतलब ऑफिसर ने आपके यहाँ पर आया, वो बरोबर है, आपके यहाँ पर आ गए ऑफिसर्स। अब उन्होंने क्या किया, आपके यहाँ से सेल रजिस्टर लिया, ठीक है। अब आपने ना बहुत खुशी खुशी बोल दिया, सर लेके जाओ सेल्स रजिस्टर, और जानबूझ के आप एक्टिंग भी कर सकते हो, घटिया एक्टिंग। ठीक है, क्या एक्टिंग किया आपने? सर प्लीज प्लीज ये सेल रजिस्टर मत लेके जाओ प्लीज, प्लीज सर प्लीज। तो उसको और मनवा लेके जाने का, वो लेके क्या? एंड बाद में जब उसने सेल्स रजिस्टर चेक किया, तब पता चला कि आपने सब कुछ प्रॉपरली रिपोर्ट किया है। मींस मींस इस सेल रजिस्टर का जो सेल है उसमें आपने कुछ भी चोरी नहीं की, टैक्स की चोरी। ओके, फिर भी असेसी ने जानबूझ के नाटक किया ताकि आप लेकर जाएं, एंड आपका ध्यान कैश सेल का जो बुक है उसके ऊपर ना रहे, इसके लिए उसने कहा कि सर सर प्लीज ये मत लेके जाओ। एंड आप एंड ऑफिसर बोलता है कि नहीं यही चाहिए, अब तो मेरे को यही चाहिए। छोटे बच्चे का कैसे होता है, हम उसको बोलते हैं कि इधर हाथ नहीं लगाने का, तो वो उधर ही हाथ लगाएगा। तो उसी तरीके से मैंने कहा कि सर प्लीज इसको हाथ मत लगाओ प्लीज, ये मेरा पर्सनल सेल्स है प्लीज। तो यहाँ पर वो लेके गया, एंड बाद में पता चला कि ये सेल रजिस्टर में तो कुछ ऐसा निकला ही नहीं जिसके कारण मैं आपको नोटिस भेज सकूं। ओके, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है कि दिस सेल रजिस्टर, दैट इज दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आर नॉट रिलाइड अपॉन। तो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको वापस कर देने हैं, उसको वापस कर देने का मतलब ऑफिसर ने असेसी को वापस कर देना है। क्लियर है? समझ में आया? एग्जाम्पल एग्जाम्पल नोट करते जाओ। नेक्स्ट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च और सीजर। पीओ कैन सीज गुड्स, अब जब भी मैं पीओ बोलूँ तो प्रॉपर ऑफिसर समझना। पीओ कैन सीज गुड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। गुड्स कैन बी डिटेन्ड, डिटेन का मीनिंग मैंने आप लोग को बताया था, डिटेन मीन्स डिनायल ऑफ एक्सेस, डिनायल ऑफ एक्सेस। ओके, मतलब आपको उस चीज को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। मशीनरी है बहुत बड़ी, अब ये मशीनरी ऑफिसर अपने ऑफिस में तो लेके नहीं जाएगा। ओके, गुड्स को लेकर जाके गवर्नमेंट के वेयर हाउस में स्टोर कर सकता है वैसे। ओके, सो मशीनरी को लेके जाने के लिए उसको और एक वेयर हाउस रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, डिटेंशन ऑर्डर पास करते हैं जिसमें सीजर पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको लेके जाना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे केस में क्या होता है, डिटेंशन होता है। तो उस मशीनरी को आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक आपके ऊपर जो जो भी सबूत वगैरह मतलब प्रोसीडिंग्स चालू है, तब तक आप लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, पीओ शैल प्रिपेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स सीज्ड और डिटेन्ड। जो भी गुड्स सीज हुए हैं या डिटेन हुए हैं उसका एक प्रॉपर इन्वेंट्री रखना पड़ेगा कि भाई इतना इतना क्वांटिटी में मैंने ये चीज लेकर आया हूँ, इतने इतने मशीनरी का मैंने डिटेंशन ऑर्डर पास किया। क्लियर? रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स नॉट रिलाइड अपॉन, ठीक है, नॉट रिलाइड अपॉन शैल बी रिटर्न्ड विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस। ये क्या क्या कहा मैंने? रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स नॉट रिलाइड अपॉन मतलब अगर ऑफिसर को सर्च के प्रोसीडिंग में इन चीजों का काम नहीं आने वाला है, तो वो क्या कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं। 30 डेज के अंदर देना ही पड़ेगा, दे सकते हैं, देना ही पड़ेगा। 30 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस, नोटिस इशू करने के 30 डेज के अंदर अंदर देना है। इफ बुक्स आर रिलाइड अपॉन, अगर ऑफिसर को लगता है कि ये बुक्स में से मुझे जरूर कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा,
देन दैट केस वो इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकता है तब तक जब तक इंक्वायरी का जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट, आपके यहाँ पर रेड हुई, ठीक है। अब एक एक पिक्चर था, मैंने आपको पिक्चर का नाम सोच करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उस पिक्चर को आप ध्यान से देखना, मजा आएगा। अब उसमें क्या होता है, जानबूझ के जो असेसी है वो क्या कहता है कि सर इसका तो चाबी मेरे पास नहीं मिल रहा है। तो वो ऑफिसर जो अक्षय कुमार है वो 2 बार पूछता है। वो पूछता है कि मेरे को चाबी चाहिए, अगर चाबी नहीं दोगे तो मैं तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर तोड़ दूंगा मतलब देर इज अ पावर विथ ऑफिसर टू सील ब्रेक ओपन द डोर, ठीक है, सील ब्रेक और ओपन द डोर ऑफ एनी प्रीमाइज और टू ब्रेक एनी अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बॉक्स वेर गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर सस्पेक्टेड टू बी कंसील्ड। सस्पेक्टेड, एक एक वर्ड पे मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ। सस्पेक्टेड मतलब ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर जरूर छुपाया होगा, भले ही फिर उसमें से ना निकले चलेगा। अगर ऐसा लगता है ऑफिसर को, देन वो क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। उसको जैसे ब्रेक करना है करो, लात मार के तोड़ो, फिर किसी नए चाय वाले को बुला के खुलवाओ, कुछ भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, अ पर्सन फ्रॉम होम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर और डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड may take photocopy और extract of such documents। मतलब अगर आपके यहाँ से समझो कि कुछ इनवॉइसेस वगैरह लेकर के जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको लगता है कि सर प्लीज एक काम करते हैं, मेरे को ना इसका एक जेरोक्स लेने दो ना प्लीज, क्योंकि मेरे को भी पता होना चाहिए कि आप लोग क्या लेके जा रहे हो। क्योंकि जब आप रिटर्न करोगे तभी मुझे अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आया तो मैं कैसे ट्रैक रखूंगा। तो यहाँ पर देर इज अ पावर गिवन इन द एक्ट दैट पर्सन जिसके पास से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है वो एक्सट्रैक्ट ले सकता है, फोटोकॉपीज ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। आपके यहाँ से अगर गुड्स लेकर के गए तो उस सीज्ड गुड्स का प्रोविजनल रिलीज पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? आपको बॉन्ड साइन करना होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इन INS 04 फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फर्निशिंग सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। मतलब आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है, एक साइन करना पड़ेगा बॉन्ड इन द फॉर्म GST INS 04। INS स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्शन, INS, ओके। सो इस बॉन्ड को आपको साइन करना पड़ेगा, जिस बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा? बॉन्ड का वैल्यू वुड बी द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का वैल्यू, नॉट टैक्स का अमाउंट, गुड्स का वैल्यू। एंड आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, ठीक है, बैंक गारंटी देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी that would be of the value of amount of tax applicable, interest applicable and penalty payable, ठीक है। उसका आपको बॉन्ड सॉरी सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ गुड्स का। इट शैल बी नोटेड दैट गुड्स रिलीज्ड प्रोविजनली, ठीक है, प्रोविजनल रिलीज अगर गुड्स का हो रहा है देन आपको जो भी प्रोविजनल रिलीज का ऑर्डर होगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको गुड्स जाकर के लेके आना पड़ेगा। अगर आप जाकर के नहीं लेके आ पाते 1 महीने के अंदर, देन वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, seized goods shall be returned if no notice has been issued by proper officer within 6 months। Very important, 6 months of seizure obviously। अगर ऑफिसर आपका गुड्स सीज करता है तो उसको आपको बाद में नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। सीज कर लिया, उसने नोटिस इशू नहीं किया, कब तक? 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक आपको कोई नोटिस नहीं आती है, या फिर उसमें 6 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है, तो अगर आपको नोटिस नहीं आ रही है 6 मंथ्स में, या तो फिर +6 मंथ्स, देन आपको ऑफिसर को उस गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा, सीज्ड गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पेरिशेबल और हजार्डस नेचर्ड गुड्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर सीजर। मतलब अगर आपसे कुछ ऐसा पेरिशेबल गुड्स, मतलब 2-3 दिन में लाइफ उसका खत्म हो जाएगा, देन ऑफिसर कैन डिस्पोज ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। हाउएवर हाउएवर इफ लोअर ऑफ टैक्स अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑफ सच पेरिशेबल गुड्स इज पेड, ठीक है, टैक्स अमाउंट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर अगर पे कर देता है असेसी, देन इन दैट केस ये गुड्स जो है वो रिलीज किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन इज सीजर कैन बी ऑफ एनी गुड्स बट कॉन्फिस्केशन कैन बी ऑफ ऑफेंडिंग गुड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी सीज्ड, नॉट कॉन्फिस्केटेड, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर ना अपन कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं सर्च एंड सीजर के। ये पता नहीं ये ऐप का क्या प्रॉब्लम है, सीधा ऊपर नीचे चले जाता है। हम्म, देखो यहाँ पर जो सर्च है उसका ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सर्च। ये आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपके नॉलेज के पर्पस के लिए है। जस्ट अ सेकंड। ओके। सर्च ऑपरेशंस शुड ओनली बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्च वारंट। सर्च वारंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, मैं आपको ना आगे जाके अरेस्ट वारंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, अरेस्ट वारंट। अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए कोई कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है, कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हैं इफ द ऑफेंस इज कॉग्नाइजेबल। ओके। पर सर्च वारंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो सर्च वारंट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। सर्च वारंट हमेशा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द सर्चिंग स्क्वाड, मतलब कि जो भी स्क्वाड है। अब यहाँ पर ना आपको मैं एग्जांपल देता हूँ स्पेशल 26 का। स्पेशल 26 मूवी तो सबने देखी होगी, उसमें भी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार तो हर मूवी में होते ही है, ओके। सो सर्च का जो प्रोसीडिंग हो रहा है वहां पे, याद है ज्वेलरी के शॉप पे हो रहा है, तो वहां पे लेडी ऑफिसर होनी चाहिए एक, क्लियर है। प्रॉपर ऑफिसर के पास सारे आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए। अब वो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड होते हैं लोगों के पास, पर आपको ध्यान देना होगा कि आइडेंटिटी कार्ड पर उनका प्रॉपर रोल नंबर जैसा होता है जो आइडेंटिटी नंबर, वो होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द सर्च, सिग्नेचर्स मस्ट बी obtained from people in charge of the premises as well as signature of two witnesses। मतलब जो भी लोग प्रीमाइस में मौजूद थे उनका साइनिंग होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर कोई मेहमान आए थे, तो उस मेहमान का भी साइन लिया जाए, एंड उस मेहमान को आफ्टर आफ्टर स्टेपिंग द सर्च स्क्वाड, उस मेहमान को भी बाहर जाने नहीं मिलेगा, क्लियर है। ओके। टू विटनेसेस मेंशन्ड अबव मस्ट ऑब्जर्व द सर्च, उनको सर्च देखना होगा, ठीक है। विटनेस मस्ट बिलोंग टू द लोकेलिटी, ओके, लोकेलिटी में होने चाहिए विटनेस। इफ नन ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी अग्री टू विटनेस, देखो इन सब झमेले में कौन पढ़ना चाहे। मतलब क्या होगा, ऑफिसर जाएगा, बोलेगा कि बाजू वाले घर में कि आप आओ ना प्लीज, यहाँ पर सर्च होने वाला है, हमको विटनेस जैसे आप चाहिए। तो यहाँ पर हर एक जन हाँ बोले जरूरी थोड़ी है, सब लोग हाँ नहीं बोलते, बोलते इसमें नहीं नहीं मेरा ऑफिस है मैं जा रहा हूँ, मेरे को इन सब झमेले में नहीं पड़ने का, ओके। सो इसीलिए कोई हाँ नहीं बोल सकता, हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि अगर कोई अग्री नहीं करे तो इनहेबिटेंट्स ऑफ अनदर लोकेलिटी मस्ट बी ब्रॉट इन एज विटनेस। विटनेस होने ही चाहिए, दो विटनेस होने चाहिए। द विटनेस मस्ट बी ब्रीफ्ड ऑन द पर्पस ऑफ द सर्च। विटनेस को ब्रीफ करना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पर क्यों है, ऑफिसर यहाँ पर क्यों है, हमको क्या लगता है, क्या रीजन टू, मतलब रीजन टू बिलीव, ठीक है, बताना है तो बताओ नहीं तो मत बताओ, बट क्या केस चल रहा है, ठीक है, वो सब उनको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सर्च। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सर्च must offer themselves to be personally searched before, both before और after ऑपरेशन। मतलब जो ऑफिसर आए हैं, अब कई बार क्या हो सकता है कि ऑफिसर आ गए, जानबूझ के वो कन्फिस्केटेड गुड्स खुद के जेब में लेके आएंगे, एंड बाद में वो लोग आपके अलमारी में रख देंगे, एंड दूसरा ऑफिसर आके अलमारी तोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफिसर खुद ही लेके आ रहा है गुड्स। तो यहाँ पर ऑफिसर क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक चांस देते हैं, दे ऑफर देमसेल्व्स टू बी पर्सनली सर्च्ड। मतलब आप लोग, हम लोग का चेकिंग करो, पूरा चेक करो, मतलब पूरा बॉडी चेक करो कि हम लोग ऐसा कुछ गुड्स तो लेके नहीं आ रहे, या कुछ भी हम हमारे पास जो नहीं लेके आना चाहिए, ऐसा कुछ तो चीज हम लेके नहीं आ रहे, वो चेक करना होगा, ओके। देन मतलब ये बिफोर ऑपरेशन भी होगा, आफ्टर ऑपरेशन भी होगा, जाने के टाइम कुछ लेके तो नहीं जा रहे आप, ठीक है, वो भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑल डिटेल्स ऑफ सर्च शुड बी मेंशन्ड इन व्हाट इज कॉल्ड एज पंचनामा। ठीक है, सर्च में जो कुछ भी पाया गया है वो सब पंचनामा में होना चाहिए, एंड उस पंचनामे को साइन करना पड़ेगा विटनेस को, एंड जो लोग भी प्रीमाइस में मौजूद थे उनको। अ कॉपी ऑफ पंचनामा शुड बी गिवन टू पर्सन इन चार्ज।
ऑफ द प्रीमाइस, मतलब जो उस प्रीमाइस का ओनर है। फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता के यहाँ पर रेड हुआ, तो हर्षद मेहता के हाथ में कॉपी ऑफ पंचनामा देना होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेम, द सर्च वारंट मस्ट बी रिटर्न्ड टू द ऑफिसर हु ऑर्डर द सर्च। ठीक है, मतलब जिसने भी सर्च का ऑथराइजेशन दिया था उसको भी सर्च वारंट देना पड़ेगा, मतलब उसको वापस देना पड़ेगा। सर्च वारंट लेके आए, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर एंड अबव रैंकिंग वाले का साइन है। सर्च किया, ये देखो ऑफिसर जाएगा, ऐसा बोलेगा, सी आई हैव द सर्च वारंट अगेंस्ट यू, आई वांट टू सर्च। वो देखेगा, ओके, वो बोलेगा हाँ प्लीज सर्च कर लो। अभी वो सर्च होने के बाद वो जो वारंट है वो भी उसको वापस देना पड़ेगा, जिसने उसको बोला था कि भाई सर्च करके आओ। द इशूइंग अथॉरिटी holds the responsibility of maintaining register of records of the search warrant। जितने भी सर्च वारंट उसने इशू किए हैं, जिसने ऑथराइज किए हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, सो दिस वेर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिगार्ड टू सर्च। आई होप आपको प्रैक्टिकल फ्लेवर मिला होगा। ओके, चलो अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 69। थोड़ा सा जूम आउट रहा हूँ। ओके, सो माइट बी सम टेक्निकल ग्लिच जो हमेशा होते रहता है, but GST portal has made ourselves very strong to handle technical glitch. One more website is also contributing, that is income tax website. Okay, चलो needless to say आप लोग को तो मालूम ही है। Okay, now let us try to understand what is contained in the provisions of section number 69। अब 69 क्या कहता है कि कब कब आप अरेस्ट कर सकते हो किसी टैक्स पेयर को। सेक्शन 69 इज फॉर अरेस्ट, व्हेन यू कैन अरेस्ट। ठीक है, हर हर केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते असेसी को। देर आर सर्टन प्रोविजंस विच वुड गाइड यू कि आपको इस केस में अरेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसी केस में आप अरेस्ट कर सकते हो, हर केस में अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके, अब एक चीज का मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर बताऊंगा, इम्प्रिजनमेंट एंड अरेस्ट का। किसका डिफरेंस? इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड अरेस्ट, इसका डिफरेंस पहले हम समझ में ले लेंगे। ओके, अब मान के चलो कि आपको मतलब प्रॉपर ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस है, एग्जाम्पल पुलिस का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। उसको डाउट है कि आपने चोरी की है, तो आपको कहाँ पर लेके जाएगा? वो जेल में लेके जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं जेल में लेके ही जाए, वो खड़े खड़े भी पूछ सकता है, बट अगर उसको संगीन लगता है कि भाई ये जरूर कुछ ना कुछ तो है दाल में काला, तो क्या कर सकता है? आपको थोड़ी देर के लिए जेल में लेके जाएगा, आपको डराने के लिए। आपको डराएगा वो कि भाई आओ जेल में चलो, जेल में लेके जाऊंगा, तो जेल में सच में लेके जा रहा है वो। सो इट इज कॉल्ड एज इम्प्रिजनमेंट। सो इम्प्रिजनमेंट मतलब आपके ऊपर डाउट है क्राइम का, बट देर इज नो चार्ज ऑफ क्राइम ऑन यू। आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्रिमिनल चार्ज नहीं है आपके ऊपर, फिर भी ये आप इम्प्रिजनमेंट हो सकते हो। इज दैट क्लियर? However, arrest is a much more wider term। अरेस्ट होना मतलब, अरेस्ट होना मतलब कि आपके ऊपर क्राइम का चार्ज है। ध्यान से सुनना, जो इंसान के ऊपर अरेस्ट वारंट निकला है वो इम्प्रिजन हो ही सकता है, 100% हो सकता है इम्प्रिजन। ठीक है, होना ही होगा उसको। इम्प एंड सिर्फ इम्प्रिजन मतलब, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है।
इवन इफ विदाउट क्रिमिनल चार्ज इम्प्रिजनमेंट कैन हैपन। ठीक है, इसीलिए हम आगे देखेंगे कि अरेस्ट कैन बी इन द सिनेरियोस वेयर इट इज इन्वॉल्विंग हायर टैक्स इवेजन। वेयर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट अगर आपको कहा होगा, नॉट अरेस्ट बट इम्प्रिजनमेंट, वो लोअर टाइप ऑफ ऑफेंस में होगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात? मतलब अरेस्ट हायर टाइप ऑफ टैक्स इवेजन में हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट अरेस्ट वाले केस में तो हो ही सकता है, बट विदाउट अरेस्ट के केस में भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ओके, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। इसका पहले तो अपन मीनिंग समझ लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देना, इंडिया में एक लेजिस्लेटिव पिलर है एंड जुडिशियल पिलर है। ठीक है, मतलब पुलिस एंड कोर्ट, पुलिस एंड कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमेशा कोर्ट बीच में आता है। ठीक है, मतलब अगर ऑफिसर पुलिस को बोलना है कि भाई मेरे को इसको लेके जाना है, तो हर बार वो कोर्ट का परमिशन थोड़ी मांगते बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको नॉर्मली कोर्ट का परमिशन मांगना है। नहीं तो क्या होगा, पुलिस वाला तो हर एक को अरेस्ट करते बैठेगा, पुलिस वाले के जो पर हैं वो हमेशा उड़ते रहेंगे। उसको दिखा ये हो रहा है लेके गया, इसको हो रहा है ये हो रहा है लेके गया। ऐसा पुलिस वाला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कोर्ट इज द पर्सन विच इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन दैट पर्सन एंड पुलिस। मतलब पुलिस का जो पर है, पुलिस का जो पावर्स है, उसको कर्टेल करने के लिए कोर्ट है। मतलब कोर्ट अगर कहता है तो ही पुलिस को एक्शन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ओके, हाउएवर इन सर्टन केसेस पुलिस को पावर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। मतलब इन दैट केस ऑफिसर्स, इन जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफिसर कैन अरेस्ट। ठीक है, ऑफिसर कैन टेक अलॉन्ग विद इन द पुलिस ऑफिसर एंड उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग कोर्ट परमिशन। कोर्ट का परमिशन लिए बिना अरेस्ट हो सकता है, उसे हम कहते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब अगर कोर्ट का परमिशन नहीं है आपके पास, तो आप अरेस्ट तो नहीं कर सकते। अरेस्ट तो नहीं कर सकते आप। इज दैट क्लियर? तो अरेस्ट करने के लिए क्या लगेगा? आंसर इज कोर्ट का परमिशन लगेगा। सो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट हो सकता है कि हाँ हो सकता है। ध्यान से सुनना, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस अरेस्ट हो सकता है विदाउट विदाउट अरेस्ट वारंट। ठीक है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट हो सकता है बट विद द प्रायर अरेस्ट वारंट, विद द प्रायर अरेस्ट वारंट। क्लियर? मतलब अरेस्ट वारंट होना चाहिए, कोर्ट का परमिशन होना चाहिए कि सर आपका ऑफेंस नॉन कॉग्नाइजेबल है, इसीलिए मैंने कोर्ट से परमिशन लेकर के आया हूं, आपको अरेस्ट करने का भी मेरे पास अधिकार है। पर नॉन कॉग्न सॉरी बट कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आपके ऊपर अरेस्ट आप अरेस्ट हो सकते हो इवन इफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर इज नॉट हैविंग अरेस्ट वारंट। समझ में आया बात? इज दैट क्लियर? अब इंडिया का जो सिस्टम है, मैं आपको ना इंडिया का थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, जो भी जुडिशियल सिस्टम है एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है उसको थोड़ा ब्रीफ अप करता हूँ। अब इंडिया में अगर चोरी होती है, ध्यान से सुनना, अगर आपका पॉकेट किसी ने मारा, पॉकेट मतलब जो भी पॉकेट बोलते हैं उसको, अगर आपका पॉकेट किसने मारा, मतलब 100 रुपया चोरी किया, एंड आप अगर पुलिस में जाते हो एंड बोलते हो कि सर मेरा चोरी हुआ, तो यहाँ पर दिस चोरी इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, चोर को पुलिस डायरेक्टली पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है। बट अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, बोला कि सर मेरे को किसी ने गाल पे थप्पड़ मारा, तो पुलिस कहेगी कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जा करके मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ओवर हियर। ठीक है, इसका अपन एक बार लॉजिक पढ़ लेते हैं। लॉजिक क्या हुआ इसका, जो थप्पड़ मारा एंड वो वाला जो एग्जांपल दिया उसका लॉजिक क्या है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मेरे क्वेश्चन बैंक में ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है।
अब ब्रिटिश के टाइम्स से ये लॉ बन के आ रहा है, ठीक है, इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड ये सारे ना कहाँ से उठाए हुए हैं? इंग्लिश लॉज से। क्योंकि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तभी ब्रिटिशर्स को डर किसका था? देखो, ब्रिटिशर के पास बहुत सारा पैसा था। अब पैसे वाले इंसान को कोई हाथ नहीं उठा सकता, बट पैसा चोरी कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर चोरी हुई तो उसको हम कोगनाइजेबल बोलेंगे, एंड अगर मारना वगैरह है तो उसको हम नॉन कोगनाइजेबल। एक्चुअली होना उल्टा चाहिए, पर ये इस तरीके से क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश के टाइम से लॉ आ रहा है, ठीक है, एंड ब्रिटिश के टाइम पर ब्रिटिश को डर किसका था? चोरी होने का डर था। क्योंकि इंडियन पीपल के पास पैसा नहीं हुआ करता था, वो लोग चोरी कर सकते हैं। सो अगर आप चोरी करोगे, मतलब छोटी सी बात है चोरी, मारने से तो छोटी बात है ना ऑब्वियसली, पर आप चोरी करोगे तो माना जाएगा कि आपने बड़ा ऑफेंस किया। अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो छोटा ऑफेंस है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, cognizable offenses are the serious kind of offenses, whereas non-cognizable offense are less serious kind of offenses. Okay. अब रीड करते हैं अपन जीएसटी परस्पेक्टिव, कौन से ऑफेंस को हम सीरियस कहेंगे, कौन से ऑफेंस को हम सीरियस नहीं कहेंगे। ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज सुनो। जो सेक्शन 69 है ना, उसको हम सेक्शन 132 के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 69 विदाउट 132 इज लाइक अ टीवी विदाउट रिमोट, ठीक है, विदाउट रिमोट, और शूज विदाउट सॉक्स। मतलब इस तरीके का ये प्रोविजन है। क्योंकि अगर आप सेक्शन 132 नहीं समझोगे, आपको सेक्शन 69 बाउंसर जाएगा। बाउंसर, इट इज माई गारंटी, बाउंसर जाएगा ही जाएगा। वाई? बिकॉज सेक्शन 69 यूज रेफरेंस टू सेक्शन 132 1 ए बी सी डी ई, अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस को वो रेफरेंस देता है। समझ में आई बात? अब ये जो लिखा हुआ है, ये सब, इसको ना इंटरप्रेट करना, लिंक करना, एंड ये चार्ट बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है। हालांकि ये चार्ट्स आईसीआई के बुक्स में भी नहीं है, ये चार्ट्स मैंने खुद ने इनोवेट किए। कम से कम 10-15 बार प्रोविजंस को पढ़ा होगा एक ही बार में, तब जाके ये लिंक कर पाया हूं। समझ में आ गया? क्योंकि सेक्शन 69 कुछ कहता है, फिर 132 में चलो, 132 देखो, नीचे के 2-3 प्रोवाइजोस हैं वो चेक करो, ओके, देन उसको अमाउंट वाइज चेक करो, देन आपको यहाँ पर चार्ट में लिखना। सो इट रिक्वायर्स इमेंस एफर्ट्स इन प्रिपेयरिंग सच चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या काम रहेगा? इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। मैं बनाना आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप बैरक लेके नहीं बैठते हो। वी सिट विद द बैरक, मैं बैरक लेके बैठता हूँ, बैरक रूल्स, बैरक जो भी है पूरा का पूरा, एफएक्यूज, गवर्नमेंट के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, ये सब लेकर के मैं बैठता हूँ। पूरा मेरा सेट तैयार होता है, उसके बाद ही हम रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंसिंग करता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें अभी अरेस्ट का प्रोविजन से। अब यहाँ पर ना अरेस्ट के प्रोविजंस को दो पार्ट में बांटा गया है। आपके सामने है दो पार्ट। पहले है ऑफेंसेस ऑफ 132 1 ए बी सी